ईरान पर जैसे ही हमला हुआ, इंटरनेट पर तो मानो विशेषज्ञों की बाढ़ आ गई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। लेकिन क्या इन सुर्खियों के पीछे की सच्चाई कुछ और है? आपने भी शायद सुना होगा, अरे ईरान तो अब खत्म है, या इससे हमें भारत में क्या फर्क पड़ेगा, या फिर ये कि ये तो मिडिल ईस्ट की एक और लड़ाई है, हमेशा की तरह। ये कुछ आम बातें हैं जो चारों तरफ चल रही हैं। लेकिन क्या सच में मामला इतना सीधा है, या फिर इन सुर्खियों के पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी कहानी चल रही है? चलिए इन ऊपरी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बड़े सवाल को उठाते हैं। ये जो धारणा बन रही है कि ईरान खत्म होने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अक्सर लोग ईरान की तुलना वेनेजुएला से कर बैठते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। वेनेजुएला में क्या हुआ था? वहां की ज्यादातर जनता अपने लीडर के खिलाफ एकजुट हो गई थी। पर ईरान में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां की आबादी बटी हुई है, और जो लोग सत्ता के साथ हैं वो बहुत ताकतवर हैं। और ये सिर्फ जनता की बात नहीं है। ईरान का जो सिस्टम है वो अंदर से बहुत मजबूत बनाया गया है। उनके पास उत्तराधिकारी की मतलब लीडरशिप की एक 4 लेवल की जबरदस्त प्लानिंग है। हर जरूरी पद के लिए 4 लोग हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब अगर आप एक को हटा भी दें तो 3 और लाइन में खड़े हैं। तो मतलब शासन के जो पिलर्स हैं वो अभी भी बहुत मजबूत हैं। एक तरफ है आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि एक बहुत ताकतवर फोर्स है और उन्होंने इतिहास की सबसे कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। और मजे की बात यह है कि ईरान के समर्थक सिर्फ ईरान में नहीं है, वो आपको अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर तक में मिल जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि एक नया सुप्रीम लीडर वो तो शायद कब का चुपचाप चुना भी जा चुका है। तो पहला मिथक तो ये था। अब आते हैं दूसरे पर। कई लोगों को लगता है कि ईरान ने अपने पड़ोसियों पर हमला करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पर क्या ये सच में एक गलती थी, या फिर एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल? इसको समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। हर हफ्ते सिर्फ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8,500 कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं। ये पूरी दुनिया का एक तरह से कनेक्टिंग हब है। अब सोचिए, अगर खाड़ी का एयर स्पेस बंद हो जाए तो क्या होगा? और बात सिर्फ फ्लाइट्स की नहीं है। हम भारतीयों के लिए ये बहुत पर्सनल मामला है। करीब करीब 80 लाख भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो इतने सारे लोगों की सुरक्षा एक बहुत बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी। तो जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि ईरान का ये कदम कोई गलती नहीं था। ये एक तरह से ग्लोबल हॉस्टेज सिचुएशन बनाने जैसा था। मतलब कुछ जरूरी जगहों पर हमला करके उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा, व्यापार और यहां तक कि लोगों को भी एक बड़े जोखिम में डाल दिया है। और इसका असर वो सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ये एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। देखिए, ये है हुर्मुज़ जलडमरू मध्य, एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता। लेकिन इसकी अहमियत देखिए। दुनिया का 20% तेल और खाड़ी देशों का 90% एक्सपोर्ट सब कुछ यहीं से गुजरता है। और इस पर कंट्रोल किसका है? ईरान का। इसे बंद करने का मतलब है पूरी दुनिया के व्यापार पर ताला लगा देना। तो जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। अनुमान यह है कि कीमतें $100 प्रति बैरल के भी पार जा सकती हैं। और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? हम अपना 60% तेल इसी इलाके से मंगवाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का महंगा होना लगभग तय है। और इस पूरे तनाव का एक और शिकार है सऊदी अरब का विजन 2030। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत बड़ा सपना था, मिडिल ईस्ट को मॉडर्न बनाने का, तेल पे अपनी निर्भरता कम करने का। लेकिन इस अस्थिरता ने उस पूरे विजन पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब चीन को घेरने की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। सोचिए, पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक्शन लिया, जो चीन का एक बड़ा ऑयल पार्टनर था। अब ईरान, जो चीन का एक और बड़ा ऑयल पार्टनर है। दोनों ही घटनाओं से दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदार यानी चीन की एनर्जी सिक्योरिटी कमजोर होती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का हम पर, भारत पर सीधा क्या असर पड़ रहा है। और इसकी सबसे सीधी मिसाल हैं ईरान में फंसे भारतीय छात्र। कहानी का टाइमलाइन देखिए। 14 जनवरी को भारतीय एम्बेसी ने पहली वार्निंग दी कि ईरान छोड़ दो। फिर 23 फरवरी को एक और ज्यादा अर्जेंट एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन हमले के बाद जो छात्र वहीं रह गए थे, उनकी तरफ से मदद की गुहार आने लगी। एक तरफ एक छात्र की ये अपील है जिसमें वो विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द निकाला जाए। ये उनकी तरफ का सच है।
लेकिन दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल में एक बहुत तीखा सवाल भी उठाया गया है। सवाल यह है कि भाई जब आपको बार बार चेतावनी दी गई तब ये छात्र वहां से क्यों नहीं निकले? तो यहां पर्सनल जिम्मेदारी और सरकार के कर्तव्य के बीच एक बहस छिड़ जाती है। ये जो पूरा मामला है ना, ये हमें जंग के बदलते नियमों के बारे में एक बहुत बड़ा सबक देता है। ये एक तरह का वेकअप कॉल है कि हम एक अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं। आज की जंग तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। ये ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमलों का जमाना है। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर दुश्मन के 99% हमले फेल भी हो जाएं, तो वो जो बचा हुआ 1% है ना, वो भी भयानक तबाही मचा सकता है। और ये स्थिति हमें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की याद दिलाती है। उस वक्त के लीडर्स ने भविष्य के खतरों को पहचाना और एक बड़ा दूरदर्शी कदम उठाया। आज हमें ठीक वैसी ही दूरदर्शिता की जरूरत है। अब लड़ाई पारंपरिक हमलों की नहीं, बल्कि ड्रोन और साइबर वॉरफेयर की है। और इसके लिए हमें सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की रिसर्च और आत्मनिर्भरता पर जोर देना होगा। तो आखिर में सब कुछ घूम फिरकर विदेश नीति के एक बुनियादी उसूल पर आ जाता है। वो ये कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ टेम्परेरी इंटरेस्ट होते हैं। और भारत को सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल यह है कि आने वाले इस अनिश्चितता भरे भविष्य में भारत को अपने अगले 50 साल सुरक्षित करने के लिए आखिर करना क्या होगा।